तो ग्रेजुएशन में कैसे आप इंस्पायर हुए कि सिक्स सेमेस्टर में आपको लगा नहीं यार प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए बैंकिंग की? मतलब मेरे को अपने जैसा थोड़ा एडेप्टेबल मेरे को ज्यादा लगा इसका सिलेबस। डिस्क्रिप्टिव की आपने प्रिपरेशन कैसे की? इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बैंक में अकाउंट है, केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, मतलब बहुत ओके। बहुत नॉर्मल गया था इंटरव्यू मतलब। प्रैक्टिस का आपका क्या प्लान था? आप किस प्रकार से प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो ऑब्वियस सी बात है हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। मैं मॉक्स में ही ज्यादा फोकस करता था। सुबह उठ के मैं 2 मॉक्स दे देता था, फिर उसको तभी एनालिसिस कर लिया, खत्म। थोड़ी मेहनत करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कर ही लेगा। तो सपोर्ट सिस्टम कौन था घर पे या फ्रेंड्स में? सो जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात रहती है कि पीओ हम सिलेक्ट हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन पीओ का एग्जाम क्लियर करने का जो सफर है उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और फिर इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही आप कहीं ना कहीं पीओ बन पाते हैं। तो आज हमारे पास संचयन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इन तीनों स्टेज को क्लियर किया है और इस साल आईबीपीएस पीओ में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इस प्यारे से सेशन में संचयन के पूरे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे, किस प्रकार उन्होंने प्रिपरेशन की और किस प्रकार आप उनकी प्रिपरेशन से इंस्पायर हो सकते हैं इस साल आईबीपीएस पीओ बनने के लिए। तो संचयन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस। फाइनली आईबीपीएस पीओ में आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये थैंक बताइए यू सो कौन मच सा, सर। ओके, सबसे पहले आप ये बताइए कौन सा बैंक आपको अलॉट हुआ है? मेरे को बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है सर। ओके, कौन से प्रेफरेंस पे था? मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस वही था। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो मार्क्स अच्छे होंगे, हाँ है ना? सर, मेरा मेंस में 106 था और ये टोटल में 54 आया है। ठीक, ओके। सो अगर हम बात करें प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की थी, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद या थोड़ा गैप लेके? किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन की जर्नी रही? मेरा 24 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो ओके। जस्ट 6 सेम एंड होते ही मैंने कोलकाता में ब्रांच है पीडब्ल्यू का, तो उधर मैंने ओके। बैंकिंग का कोर्स ले लिया था। ऑफलाइन स्टूडेंट था मैं। तो ओके। तब से प्रिपरेशन चल रही थी। तो मेरा ये पहला एग्जाम था एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ, इस साल जो हुआ है यही सारा पहला एग्जाम था। तो उधर हम्म। ही बस क्लास करता था, तो वही वही से तो प्रिपरेशन लिया। ग्रेजुएशन में ही प्लानिंग बन गई थी कि बैंकर ही बनना है ना? तो ग्रेजुएशन में कैसे आप इंस्पायर हुए कि सिक्स सेमेस्टर में आपको लगा नहीं यार प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए बैंकिंग की? मतलब ऐसे बस सिलेबस वगैरह देख रहा था सारे एग्जाम्स का, एसएससी बैंकिंग, तो हम्म। लगा कि ये मतलब जैसे मैथ्स रीजनिंग सीए ये मतलब मेरे को अपने जैसा थोड़ा एडेप्टेबल मेरे को ज्यादा लगा इसका सिलेबस। हम्म। तो सोचा हम्म। इसी में आगे बढ़ते हैं। मतलब रिसर्च करते टाइम मन में थॉट आ गया कि यार चलो ये तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, वो ऐसा ही कुछ। चलो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपने एसबीआई आईबीपीएस के फॉर्म भरे और आपका आईबीपीएस हो गया। एसबीआई में क्या रहा था? एसबीआई पीओ में मेरा इंटरव्यू तक गया था, बट फाइनल ओके। मेरिट में नाम नहीं आया। चलो, मतलब तैयारी जोरदार ही थी, देख लो भाई सब लोग। एसबीआई पीओ में भी भैया इंटरव्यू गए हैं और आईबीपीएस पीओ तो उन्होंने क्लियर कर लिया है। ओके। सो संचयन, जैसे आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो क्या आप रेगुलरली पढ़ाई करते थे या आप कॉलेज से ब्रेक लेकर फिर वीकेंड्स पे पढ़ा करते थे? नहीं सर, मैं वैसे रेगुलरली, पहले मैं जैसे मेरा कोचिंग था, मेरा वीकेंड क्लासेस रहता था। तो उधर ओके। क्लास करता था, और जैसे ही मतलब सिलेबस खत्म होने में हमारा हार्डली 3 to 4 मंथ्स लगा था। हम्म। उसके बीच बीच तो सेंटर से मेरे मतलब जैसे हर वीकली टेस्ट होता था, मतलब वो सब देता ही था। और जैसे ही मतलब सिलेबस खत्म हुआ, मैंने मतलब रेगुलर मॉक देना स्टार्ट कर दिया। मैं रोज 3 से 4 करके मॉक देता ही था। ओके। सो प्रिपरेशन आपने कैसे की उस पर हम आगे चलेंगे, बट जैसे हम प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल लेवल पे क्या कुछ चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? किसी सब्जेक्ट में आपको कोई चैलेंज आया या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको काफी चैलेंजिंग लगा और फिर आपने ओवरकम कैसे किया उसको? मेरा जैसे मैथ्स नहीं था, 11 ट्वेल्थ में मैंने मैथ्स हम्म। छोड़ दिया था। तो अचानक से जैसे ये मैथ्स में मेरे को स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी आता ही था। ऊपर से हम्म। मतलब डीआई ये सब देख के सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाता था। स्पीड सही मैथ्स तो बात है। मतलब उस टाइम पे होता है, सिंप्लीफिकेशन में भी टाइम लग ही जाता था। हाँ। फिर वही धीरे धीरे शीट वगैरह सॉल्व करते करते मैथ्स को मतलब ठीक ठाक इम्प्रूव किया। और हम्म। इंग्लिश, जैसे मैं बचपन से कॉन्वेंट का स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश मतलब बेसिक ठीक ठाक ही था, इंग्लिश हो जाता। और रीजनिंग करने में तो अच्छा लगता ही था। रीजनिंग ओके। तो मतलब सबको अच्छा ही लगता है, वो रीजनिंग तो प्रैक्टिस से हो ही गया। लेकिन रीजनिंग जैसे क्या होता है, स्कूल में हमने कभी पढ़ी नहीं होती, एकदम नया सा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। तो रीजनिंग क्या आपको स्टार्टिंग से अच्छा लगने लगा था हाँ, कि आप मेरे को धीरे रीजनिंग धीरे? स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता था सर। अच्छा, मतलब ओके। तो आई थिंक देखो ये तो इंग्लिश, हाँ। हाँ बताओ, आप बोलो, कुछ बोल रहे थे आप। मतलब रीजनिंग में मतलब ऐसा है कि पढ़ना नहीं पड़ता है ना कुछ, बस मतलब हाँ, प्रैक्टिस से। तो रीजनिंग तो पहले से ही अच्छा लगता ठीक है। था। तो आई थिंक रीजनिंग और इंग्लिश सॉर्टेड था,
मैथ्स हाँ। पर आपने मेहनत की और अल्टीमेटली मैथ्स में भी आपने विजय प्राप्त कर ली। तो मैथ्स की ही चर्चा करते हैं, क्वांट की ही चर्चा करते हैं। क्वांट में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता था? क्योंकि आपके लिए सॉर्ट ऑफ आप मान के चलो 10th के बाद आपका लिंक टूटा हुआ था, तो एक तो एकेडमिक लेवल पे थोड़ी सी आपको दिक्कत आई होगी, तो क्वांट में मेजर दिक्कत क्या थी? मेरे जैसे मतलब जब स्टार्ट किया था तो मतलब एरिथमेटिक वगैरह तो मेरे से होते ही नहीं थे, मतलब उसमें भी हम्म। होगा तो मतलब बहुत टाइम लग जाता था, जैसे हम्म। स्पीड टाइम डिस्टेंस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, SICI, ये सब में बहुत टाइम लग जाता था। हम्म। फिर मतलब जैसे ज्योमेट्री का उतना था नहीं, थोड़ा बहुत जो भी 2D वगैरह था, फॉर्मूला वगैरह, हाँ, वो फिर थोड़ा बहुत मैंने, आपका मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, हाँ। हाँ, तो मैंने एरिथमेटिक का एक्चुअली सच बोलने में मतलब उतना प्रेशर डाला भी नहीं, मैंने स्पीड मैथ और DI में ही पूरा फोकस छोड़ दिया कि मतलब ओके। स्पीड मैथ्स में जो भी आएगा वो मेरे को करना है, DI जो जैसा भी आएगा मेरे को करना है। और मतलब जैसे प्रीलिम्स का मॉक देता था तो एरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो बन ही गया था, उससे हम्म। मेंस में एक या दो बन गए, और मतलब जो भी मार्क्स आया मेरा DI से ही आ गया था। तो आई थिंक आपने वो स्ट्रेटजी अपनाई कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है हाँ, उनको आपने उसको और बहुत स्ट्रॉन्ग कर ज्यादा दिया मैंने। स्ट्रेंथन कर लिया, और हाँ। वीक को आप ठीक ठाक लेवल पे लेके आई थिंक वो एक लॉजिकल चीज भी है, क्योंकि पता लगा हम स्ट्रेंथ पर काम कर नहीं रहे, वीकनेस को इंप्रूव कर रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली रिजल्ट में सब चीज गड़बड़ हो जा रही है ना? तो आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है। वीकनेस, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, वीक एरियाज, उनका आप एवरेज तक लेके आओ, बट जो आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स मानते हो उन पर बहुत कड़ी आपको मेहनत करनी है, ताकि वहां से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना। जैसे आपने संचयन का भी सुना, DI और स्पीड मैथ्स इतना अच्छा इन्होंने प्रैक्टिस किया ताकि कैसा भी क्वेश्चन आई थिंक आपने सारे कर लिए होंगे, है ना? जी सर। तो इस लेवल पे आपको लेकर चलना है, ठीक है, ओके। सो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव आता है। डिस्क्रिप्टिव की आपने प्रिपरेशन कैसे की? डिस्क्रिप्टिव में जैसे मैं वो बोला कि कॉन्वेंट और ICSE था, तो मेरा मतलब बचपन से लिखने का ये सब तो था ही हाँ। थोड़ा बहुत, और मैं खुद मतलब बहुत सारा स्टोरी बुक्स, नोवेल मैं मतलब लगातार पढ़ते रहता हूँ। तो ओके। मतलब वैसे मतलब कंटेंट वगैरह मेरा हो ही जाता था। और हम्म। कॉम्प्रिहेंशन इस बार जैसे ऐड हो गया था, तो कॉम्प्रिहेंशन तो इंग्लिश का प्रैक्टिस करते ही थे हम लोग, इंग्लिश में ही हम्म। है तो उससे तो कॉम्प्रिहेंशन हो ही गया। और हाँ। ऐसे का मैंने कुछ प्रैक्टिस करके गया था, तो मेरे को मतलब कॉमन टॉपिक ही कॉमन मिल गया था मुझे। तो आई थिंक थोड़ा सा लक का भी साथ है, और बैक हाँ एंड पे हाँ। आपने काफी ऑलरेडी इंग्लिश में मेहनत की हुई, तो वो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प कर गया। इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था, प्रिपरेशन से लेकर फाइनल आपका जब इंटरव्यू हो गया तब तक? क्योंकि आप जैसे बता रहे हो ग्रेजुएशन के बाद तुरंत आपने पेपर दिया, यानी कि इंटरव्यू का आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, है ना? सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की, फिर आप जब जिस दिन इंटरव्यू देने गए क्या क्या आपके साथ पूरी घटनाएं घटी, वो बताइए हमें। जैसे मतलब ये इंटरव्यू तो पहला इंटरव्यू था, तो मेरे PW ब्रांच से भी मेरे को बोला गया था कि इंटरव्यू का हम्म। हम ऑफलाइन प्रोवाइड करेंगे, और मैंने इधर रजिस्टर भी कर दिया था ऑनलाइन बैंकिंग वाला से। तो ओके। सर आप लोगों से भी मेरे को ऑनलाइन का, एक तो बाय कॉल, एक नॉर्मल कॉल से मिला था, एक गूगल मीट जूम से भी मिला था। तो हम्म। पहले जैसे क्या होता है प्रिपरेशन फेज में, तो बैंकिंग अवेयरनेस कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो फिर सही है। एग्जाम क्लियर तो होने के मेंस बाद कैसे हो अब, गया हाँ, फिर? अब मतलब वही CA से ही हो गया था, करंट अफेयर, अब हाँ। बैंकिंग अवेयरनेस तो उतना पता ही नहीं है, हाँ। अब क्या पढ़े क्या पढ़े। फिर सर से बात किया, मेरे जो सेंटर के सर थे रंजन सर, हम्म। तो उन्होंने हम्म। पूरा मेरे को मटेरियल दिया, पूरा प्रोवाइड किया, ये पढ़ता रहा। फिर शायद मैंने इंटरव्यू के पहले, जैसे SBI के पहले भी मैं PW बैंकिंग वाला ऑनलाइन में आप लोगों से इंटरव्यू दिया था, तो उधर 2 इंटरव्यू ओके। हो गया था। हम्म। फिर IBPS के पहले 2 इंटरव्यू, इधर 4 हो गए। मेरे सेंटर में मेरे मेरे साथ कम से कम 3 से 4 बार मेरा ऑफलाइन इंटरव्यू भी उधर हुआ था। हम्म। तो हम्म। वही करते करते मतलब इतना ये हो गया था कि मतलब और क्या ही क्वेश्चन आ सकता है, सही, जैसे मतलब सिचुएशनल। ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई हाँ, कि ब्रिंग इट ऑन, कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी ब्रिंग पूछ इट लो। मतलब बैंकिंग अवेयरनेस का तो पूरा रट लिया था, ऊपर से हाँ। सिचुएशनल जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे भी, मतलब हम्म। मेरे को सर ने कम से कम 20 के आसपास सिचुएशनल क्वेश्चन भी प्रिपेयर करवा ही दिए थे। तो हाँ। उधर तो कॉन्फिडेंट था ही, फिर गया, मेरा पहला और नाम मोर था। और लेस जैसे कॉमन चीजें हमें जब पता होती है तो फिर आंसर हम ट्वीक करके आंसर्स फिर हाँ दे हाँ भी हाँ। सकते हैं, है ना? ओके, सो आपका इंटरव्यू कब था, कैसे कैसे आपका इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस चला, एक बार स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा PNB हेड ऑफिस में, कोलकाता PNB हेड ऑफिस में मेरा इंटरव्यू का सेंटर था। तो ओके। सुबह जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो मैं पहला कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू होने वाला है। तो ठीक है। थोड़ा बहुत टेंस था मैं कि पहला कैंडिडेट क्या ही क्वेश्चन सही बात है, पूछेंगे, सही तो बात है, हाँ। पहले मतलब मेरे जो सब दोस्त वगैरह थे उनसे पूछे थे, हम्म। तो वो लोग भी बता ही रहे थे कि बेसिक सवाल ही पूछ रहे। तो हम्म। मैं गया, वो लोग ग्रीट किए, तो नाम का मतलब ये सब पहले पूछा, अपने बारे में हाँ। थोड़ा इंट्रो वगैरह लिए। फिर हम्म। मतलब कुछ बेसिक बैंकिंग सवाल ही पूछे थे मेरे से, जैसे मतलब कुछ एग्रीकल्चरल स्कीम के बारे में पूछे थे। फिर ये सेविंग्स अकाउंट, कासा रेशियो, ये सब के बारे में पूछे थे।
फिर मतलब बैंक में अकाउंट है, केवाईसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये मतलब बहुत ओके। बहुत नॉर्मल गया था इंटरव्यू, मतलब पूरा हाँ। बेसिक सवाल पूछे। फिर हम्म। मतलब कितना 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू चला होगा, एंड देन दे विश्ड मी लक एंड दे सेड हम्म। दैट दे वुड लव टू सी मी जॉइन अ बैंक वेरी सून, एंड सो माय इंटरव्यू एंडेड दैट वे। ओके, सो आई थिंक आफ्टर द इंटरव्यू इट वाज क्लियर कि सिलेक्ट तो हो ही रहे हैं। इंटरव्यू तो अच्छा गया ही था, फिर मेंस का हाँ। मार्क्स भी जब आ गया तो कॉन्फिडेंस हम्म। तो तब से हो ही गया कि अब तो हो ही रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता भी, व्हेन वी आर वेल प्रिपेयर्ड तो एक रिजल्ट हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि नहीं यार, हो तो जाएगा ही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत कोई अल्टीमेट सी गलती चीज हो गई वो बात अलग है, बट सिलेक्शन हमारा कहीं ना कहीं हो ही वही जाएगा। बस थोड़ा प्रे कर रहा था कि हाँ। कुछ ज्यादा उल्टा सीधा ना हो जाए। ठीक है। तो चलिए, प्रिपरेशन आपने सब्जेक्टिव वाइज सब देखा और पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो गया, तो ज़्यादा आई थिंक आपको स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा, पड़ा होगा, बट फिर भी क्या कुछ स्ट्रगल थे प्रिपरेशन के दौरान, या कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए हो, या कभी आपने ऐसा सोचा हो कि यार ये मेरा दोस्त और अच्छा कर रहा है, क्या मैं ये कर सकता था? क्योंकि मुझे लगता नहीं आपके पास इतना टाइम होगा नेगेटिव सोचने के लिए, क्योंकि आपने दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए पहले ही। बट फिर भी बाय चांस कुछ अगर आपको ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट्स आए हो तो वो क्या थे? नेगेटिव थॉट एक ही आया था जब वो एसबीआई का रिजल्ट निकला कि अरे हम्म। ये कैसे नहीं हुआ, ऐसा तो उसमें थोड़ा नेगेटिव आया था। बट मतलब मेरा हम्म। पूरा प्रिपरेशन फेज में मतलब एक टाइम आया था 4-5 महीने बाद प्रिपरेशन का कि आई वॉज कॉन्फिडेंट कि प्रीलिम्स में कैसा भी पेपर आ जाए दैट आई विल बी हम्म। एबल टू क्लियर इट। मतलब मेरे मॉक्स में भी ओके। अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे। फिर हम्म। जब मेंस में दिया तो एग्जाम दे के ही मतलब मैंने जो अटेम्प्ट किया था आई हम्म। वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई विल क्लियर द मेंस। बट बस वही मेरे को सीओ को लेके डर लगता था कि करंट अफेयर क्या ही पूछ लेगा नहीं आया तो। और मैथ्स में मतलब ये दोनों हाँ। सब्जेक्ट मेरे को मतलब थोड़ा बहुत हाँ। डराते थे, बट हाँ। एग्जाम में ठीक ठाक ही चले गए फिर तो। हम्म। मतलब मेरे को मतलब उतना नेगेटिविटी आया नहीं था। मतलब मेरा प्रिपरेशन में मेरे को कॉन्फिडेंस भी था कि कुछ अच्छा ही होगा, इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा बुरा होता है तो मतलब सभी के लिए एक पेपर टफ ही होगा, मतलब एक तो ऐसा मतलब बात आ। मेन चीज वो है, खुद को इतना बुलंद कर लो कि बिल्कुल सर। कुछ भी आ जाए सब लोग को शम कर ले। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने मॉक के बारे में डिस्कस किया था, तो एक जैसे आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने बताया 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद प्रैक्टिस का आपका क्या प्लान था? आप किस प्रकार से प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो ऑब्वियस सी बात है हम सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो आपका प्रैक्टिस का क्या स्केड्यूल था? क्योंकि आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, आपका पूरा फोकस प्रिपरेशन पे ही था। तो यदि हमें ऐसा कोई स्टूडेंट देख रहा है जिसका सिलेबस कंप्लीट है, वो चाह रहा है कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, प्रैक्टिस कैसे करूं, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, तो ये जरा हमें बताइए कि आपका प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट का पूरा प्लानर क्या था? जैसे प्रैक्टिस मतलब मैं मॉक्स में ही ज्यादा फोकस करता था। सुबह उठ के मैं 2 मॉक्स दे देता था, फिर हम्म। उसको तभी एनालिसिस कर लिया, खत्म। फिर थोड़ा ब्रेक ब्रेक ले लिया, घूम एनालिसिस लिया। का आपका क्या पैटर्न रहता था? एनालिसिस में आप किन किन चीजों का ध्यान रखते थे कि ये चीजें मुझे देखनी ही है एनालिसिस में? मैं मतलब प्रीलिम्स का मॉक ज्यादा देता था तब तो। रीजनिंग में अगर कुछ गलती हो गया तो उसको मैं दोबारा एनालिस, मतलब गलती हो गया अगर मिलता है तो उसको मैं फिर पहले खुद से सॉल्व कर लेता हूँ। हो हम्म। गया तो हुआ, वरना सोल्यूशन देख के कर लेता हूँ। मैथ्स में जैसे मेरे कुछ वीक एरियाज थे मेरे को पता है, उसको मैं दोबारा सोल्यूशन अगर, या फिर कुछ अगर ऐसा सोल्यूशन आ गया जो मेरे से फास्ट वे में बन रहा है, मतलब और भी ट्रिक्स है, तो हम्म। उसको देखने का ट्राई करता था। इंग्लिश में अगर कुछ सिमिलर चीज में गलती हो रही है तो मैं नोट करता था एक कॉपी में कि क्या क्या गलती हो ओके। रही है मेरे से। हम्म। तो वही नोट्स को भी मैं मतलब मेन एग्जाम के पहले उसी नोट्स को पढ़ता था। और जैसे हम्म। ये है कि मतलब मैं हर रोज 4 से 5 मॉक्स देता ही था और उनका एनालिसिस करता ही था। और फिर हमारे जो पीडब्ल्यू से मेरे को बुक्स वगैरह भी मिले थे, तो रात को मैं उससे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता था। तो आई थिंक जब आप पढ़ाई एक बार कर चुके थे तो आपने पढ़ाई को बिल्कुल हटा के प्रैक्टिस हटा पर दिया, पूरा आपने सिर्फ फोकस किया, आप प्रैक्टिस, पूरा मैं सिर्फ एक्शन मॉक मोड में आ देता गए। था। और बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि आपने एक अपना मिस्टेक ट्रैकर मेंटेन किया था। मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ समस्या क्या है, उन्हें पता ही नहीं है गलती कहां पर है, मिस्टेक कहां पर हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, मैंने भी आपको कई बार ये चीज बताई है, संचयन भैया आईबीपीएस पीओ बन चुके हैं, वो भी आपसे ये बात कह रहे हैं, एक मिस्टेक ट्रैकर आपके पास होना चाहिए। उससे आपको पता लगेगा कि रेगुलर बेसिस पे आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उन पर आप काम कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं वो गलतियां आपको एग्जाम में सिलेक्ट होने से रोक ना पाए। आप उनको पहले ही इंप्रूव कर लें और एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाए, और इससे फिर रेगुलर बेसिस पे आपको एक फीडबैक भी मिलता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा पर्सनल मेंटर तो है नहीं जो आपको बता सके कि भैया क्या गलती हो रही है, आपको खुद ही चेक करना है। तो जितना बेहतरीन तरीके से आप अपने मॉक्स का एनालिसिस करेंगे, उतनी ज्यादा गलतियां आप पकड़ पाएंगे और फिर आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जर्नी पर जा पाएंगे, है ना? ओके। तो संचयन,
मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, अब घर में सपोर्ट सिस्टम कौन था भाई? क्योंकि कोई ना कोई एक घर में ऐसा व्यक्ति होता है या कोई हमारा एक यार दोस्त ऐसा होता है जो सपोर्ट सिस्टम बनता है, जिसे पता होता है कि यार संचयन कर लेगा, थोड़ी मेहनत करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कर ही लेगा। तो सपोर्ट सिस्टम कौन था घर पे या फ्रेंड्स में? ऐसा मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों थे। पापा आर्मी में है तो वो तो बाहर ओके। रहते हैं, तो मम्मी हम्म। घर में रहती है। तो हम्म। पापा ने ऐसे कभी मतलब मना नहीं किया कि पढ़ाई के लिए ये चाहिए, जो मांगा है कि ये मॉक सीरीज खरीदना है, ये किताब, ये तो बुक, तो वो पापा ने हमेशा ऐसा नहीं बस। बोला कि फोर्सेज ही ज्वाइन करो या कुछ भी कर नहीं सकते नहीं, जो वैसे आपका कोई मन है? कभी कुछ नहीं बोले। वो बोला कि मतलब ओके। जो मर्जी करो, और मम्मी को यही था कि तू मेहनत कर रहा है, जल्दी से जल्दी कोई भी कहीं पे भी मतलब एक नौकरी मिल जाए तेरे को, बैंक में सिलेक्शन हो जाए, ऐसा ही था। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है संचयन। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना एक काफी बड़ी बात होती, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में हर कोई क्लियर नहीं करता। आपने संचयन के खुद मुंह से सुन लिया है कि बहुत मेहनत इसमें लगी है, पढ़ाई के साथ साथ डेली 4 मॉक देना मतलब एक अपने आप में बड़ी चीज है। आप 2 ही दे के देखो, आपको पता लग जाएगा। तो 4 मॉक प्लस एनालिसिस, उसके साथ मिस्टेक ट्रैकिंग और फिर रेगुलर प्रैक्टिस, यानी कि फुल ऑन एक्शन मोड में जब तक आप नहीं आओगे तब तक सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे और बार बार आपको साइकिल रिपीट करनी पड़ेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं जो 2026 में या उसके बाद एग्जाम देने जाने वाले हैं, मेक श्योर करें एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फुल ऑन एक्शन मोड में आपको आना है, तब कहीं जाकर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर संचयन जितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि पेपर कोई भी ले आओ भाई हम कर लेंगे तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, है ना? तो संचयन, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप स्टूडेंट्स को देना चाहें तो जरूर दीजिए। टिप्स यही है कि मतलब बस जल्दी से सिलेबस खत्म कर लो, और बस सबको मॉक्स देते रहो, एनालिसिस करते रहो। अगर मॉक्स में मतलब मार्क्स आ जाएगा तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि एग्जाम में हो जाना चाहिए। ओके, तो भैया सिंपल सी बात है, एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो आप आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्शन मोड में आ जाओ, क्योंकि जैसे संचयन सिलेक्ट हुआ है इस साल आपको भी सिलेक्ट होना है, और फिर ऐसा इंटरव्यू हम भी कंडक्ट करेंगे। ओके, तो संचयन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। और बाकी जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताना कि सर 2026 हमारा साल है और इस साल हम भी बैंकर बन के दिखाएंगे। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।